हेडिंग लिखो चैप्टर नंबर 18। ये जो चैप्टर नंबर 18 है वो डीएवी वालों के लिए, मतलब टीएस गरेवाल में चैप्टर नंबर 18 है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और डीके गोयल वालों के लिए चैप्टर नंबर 20। हो गया थोड़ा पढ़ाई पे, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब हम लोग जितना अभी तक किए, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, वो सब का जो समअप होता है वो यहाँ पे होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। चैप्टर नंबर 18 टीएस गरेवाल का और चैप्टर नंबर 20 डीके गोयल का। हेडिंग है चैप्टर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और लिखो इसका वेटेज 10 मार्क्स। इधर थोड़ा ध्यान, बात उत नहीं करो, थोड़ा अभी फोकस। हाँ नहीं, ये विदाउट वाला है, उसके बाद वाला जो चैप्टर है वो विद एडजस्टमेंट है। ठीक है, अब इसका थोड़ा मार्क्स को समझते हैं। ब्रैकेट में लिख लेना 10 मार्क्स। देखो, एक दो चैप्टर, एक तो नॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट और एक दूसरा वाला है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। ये दोनों चैप्टर का मिलाकर अराउंड ऐसा बोल सकते हो 12 से 14 मार्क का क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। फाइनल एग्जाम में 8 नंबर का एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन आता है जिसके अंदर विद एडजस्टमेंट रहता है। और अगर मैं ये स्पेसिफिक चैप्टर की बात करूँ, ये जो मैं 10 मार्क्स लिखाया हूँ ना, ये स्पेसिफिक चैप्टर का जो वेटेज है वो 3 मार्क्स, मैक्स टू मैक्स 4 मार्क का है। लेकिन ये बाकी का जो बच गया 6 मार्क, वो आसपास ये बेसिक के लिए, क्योंकि यहाँ जो बेसिक बनता है वो एडजस्टमेंट में काम आता है। डायरेक्ट एडजस्टमेंट में जाएंगे तो निपट जाएंगे। तो इसीलिए बुक में भी क्या है, पहले नॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट करवाया गया है और इसके बाद उसके 19-20 एडजस्टमेंट है अगले चैप्टर में। तो ये जो चैप्टर है ना, ये मैं लिखवा रहा हूँ 10 मार्क्स, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो 10 मार्क्स का आएगा। ये चैप्टर का अगर मैं तोड़ के बताऊँ तो ये 2 से 4 मैक्स टू मैक्स या तो 4 मार्क का आ सकता है। बाकी जो बचा वो 6 मार्क्स के आसपास, 8 से 6 नंबर, इसका एक सेपरेट क्वेश्चन आता है। लेकिन उसके लिए हम लोग को बेसिक पहले करना पड़ेगा। बेसिक प्लस वो एडजस्टमेंट दोनों मिलाकर एक 8 मार्क का फुल फ्लेजेड क्वेश्चन आता है। वो हर साल का ही है, ऐसा नहीं किसी साल आ रहा है किसी साल नहीं, ऐसा नहीं, वो हर साल आएगा। तो ध्यान देना है, जिसका ये चैप्टर अगर निपट गया तो बिल्कुल मत एक्सपेक्ट करना कि अगला वो एडजस्टमेंट समझ आएगा, क्योंकि ये बिल्कुल एकदम बिगिनर लेवल वाला, बेसिक लेवल वाला चैप्टर है। ये चैप्टर बना तो आगे जाके एडजस्टमेंट बनेगा। वो चैप्टर में भी एडजस्टमेंट अच्छा खासा 19-20 एडजस्टमेंट है, और इसमें से भी 15 अच्छा खासा एडजस्टमेंट है। तो इसीलिए ये वाले चैप्टर को अच्छा पढ़ना है कि आगे जो दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे एडजस्टमेंट, वो अच्छा जाए। और ये दोनों चैप्टर अराउंड 15 दिन के आसपास लगेगा खत्म होने में, क्योंकि बहुत ही डेप्थ वाला चैप्टर है। 15 दिन में अगर ये 12 से 15 मार्क्स दे के जा रहा है तो अच्छा है, कोई घाटा नहीं है, वर्थ इट है ये। लेकिन अगर अच्छे से करोगे तो, नहीं तो नुकसानदायक है। आया समझ में? तो इसीलिए थोड़ा फोकस बना के रखना, क्योंकि अगर थोड़ा भी ध्यान भटका या ये चैप्टर का एक आध दिन मिस हुआ, रिकॉर्डिंग नहीं देखे, तो फिर पूरा ही निपट जाएगा। इससे फिर बेटर क्या करना, वो वाले बैच में 18 तारीख को चालू हो रहा है, वहाँ से अटेंड कर लेना। लेकिन बहुत प्रॉब्लम हो, अगर एक भी दिन मिस हुआ अगले दिन नहीं समझ आएगा। ये ऐसा नहीं कि जर्नल एंट्री का मैं 5 एंट्री करवाया, उस दिन एब्सेंट हो गए तो 6ठे एंट्री से बैठ गए, ऐसा नहीं है। इसमें अगर ट्रेडिंग अकाउंट नहीं आया तो पीएनएल नहीं बना पाओगे, पीएनएल नहीं आया तो बैलेंस शीट नहीं बना पाओगे, सब एक साथ फ्लो में चलता है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर। मैं पहले से ही डिस्क्लेमर दे रहा हूं, क्योंकि बाद में फिर बहुत लोग के सर के ऊपर से चैप्टर जाएगा। लिखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, पहले हम लोग उसको लिखते हैं। दीज आर द स्टेटमेंट्स prepared at the end of, these are the statement, यहाँ पे स्टेटमेंट्स लिखा है, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सब आ जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट भी आता है, प्रॉफिट लॉस भी आता है, बैलेंस शीट भी आता है, इसीलिए वो स्टेटमेंट्स वर्ड का यूज हुआ है। दीज आर द स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड मतलब कब? 31 मार्च को। देखो, मैं एक बार और भी बताया, 31 मार्च को रात को 12 बजे हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है। हम लोग यहाँ नहीं बनाते बैलेंस शीट, इसके बाद 1 से 2 महीने के अंदर बैलेंस शीट बनाया जाता है। तो बोलने की बात है कि फाइनेंशियल ईयर क्लोज यहाँ हुआ है, लेकिन कभी भी यहाँ नहीं बनाते। रात का 12 बजे तक तो पूरा अकाउंटिंग ईयर ही चलते रहता है। फिर यहाँ से अप्रैल मई के आसपास 2 महीने में बैलेंस शीट वगैरह बना के तैयार करते हैं। तो वही बोल रहा है कि फाइनेंशियल ईयर जब खत्म हो जाता है उसके बाद ये बनाना चालू करते हैं। कभी भी 31 मार्च को कोई भी कंपनी का बैलेंस शीट वगैरह नहीं बन सकता। These are the statements prepared at the end of accounting period to determine, क्यों बनाया जाता है?
ये पता करने के लिए कि कंपनी का स्थिति कैसा है, फाइनेंशियल पोजीशन, टू डिटरमाइन द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ब्रैकेट में लिख लो दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी, क्योंकि जो बिजनेस प्रॉफिट में है उसको आगे चलाएंगे, जो बिजनेस प्रॉफिट में नहीं है उसको बंद कर देंगे। तो इसीलिए ओनर ये चेक करता है कि उसका प्रॉफिटेबिलिटी इस साल हुआ है कि नहीं हुआ है। कौन सा प्रिंसिपल बोलता है कि चेक करते रहना चाहिए? याद है चैप्टर नंबर 3 में 11 प्रिंसिपल था, उसमें से एक प्रिंसिपल बोलता था कि हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट और पीएनएल ये सब बनाना चाहिए और हमारा प्रॉफिटेबिलिटी, असेट, लाइबिलिटी ये सब चेक करना चाहिए। क्या प्रिंसिपल था? अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, 3rd नंबर का जो प्रिंसिपल था वो बोलता था कि 12 महीने के इंटरवल में तोड़ो और उसके एंड में कैलकुलेट करो कि कंपनी का स्थिति क्या है। दीज आर द स्टेटमेंट्स prepared at the end of accounting period to determine the financial performance, that is profitability and financial position. फाइनेंशियल पोजीशन का क्या मतलब है कि हमारे असेट्स कितने के हैं और हमारे पास लाइबिलिटी कितने के हैं, वो भी चेक करते रहना पड़ता है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का मतलब है अपना प्रॉफिट या लॉस, और फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब है हमारा असेट या लाइबिलिटी, कितना असेट है कितना लाइबिलिटी है, ऑफ द बिजनेस एज ऑन द डेट, मतलब एंड में हमारे पास कितने के असेट है कितने के लाइबिलिटी है वो सब। अगला लिखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के क्या उद्देश्य अचीव हो पाता है? द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को F/S भी लिखते हैं। The basic objective of preparing financial statement are, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के क्या उद्देश्य पूरा होगा? तो पहला लिखो, टू प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर व्यू, हमारे इन्वेस्टर्स को हम एक ट्रू एंड फेयर व्यू दिखा पाएंगे बिजनेस के बारे में। कोई भी यहाँ पे विंडो ड्रेसिंग नहीं करेंगे, ऐसा बोलते हैं लेकिन ऑर्गेनाइजेशन विंडो ड्रेसिंग तो करता ही है, हर ऑर्गेनाइजेशन करता है। टू प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर व्यू of the financial performance of business, और दूसरा टू प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। दोनों सेम हो गया ना? ये दोनों सेम नहीं है, पहला और दूसरा? क्या फर्क है? हाँ, एक परफॉर्मेंस लिखा है जिसमें हम प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं और एक पोजीशन लिखा है जिसमें हम असेट लाइबिलिटी की बात करते हैं, तो बहुत जमीन आसमान का फर्क है। टू प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस, परफॉर्मेंस का क्या मतलब? प्रॉफिट और लॉस। और दूसरा लिखा है टू प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब असेट कितने के हैं और लाइबिलिटीज कितने के हैं। ऐसा बॉक्स करके लिख लो, परफॉर्मेंस का मतलब है प्रॉफिट और लॉस, और पोजीशन का मतलब है असेट और लाइबिलिटी। एमसीक्यू इससे भी आ सकता है कि किससे हम लोग फाइनेंशियल पोजीशन पता करेंगे, 3-4 ऑप्शन आ जाएगा। फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंस शीट से पता किया जाता है, अभी आगे लिखेंगे वैसे, और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पता किया जाता है। ये चैप्टर का नाम फाइनेंशियल स्टेटमेंट है या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। एस क्यों लगा है? बहुत सारे मतलब क्या? 3, क्या क्या 3? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, इसीलिए यहाँ पे स्टेटमेंट्स वर्ड का यूज हुआ है। लिखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 2 स्टेटमेंट आता है, एक इनकम स्टेटमेंट और एक पोजीशन स्टेटमेंट। एक इनकम स्टेटमेंट और एक पोजीशन स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में 2 होता है, एक ट्रेडिंग अकाउंट और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इनकम स्टेटमेंट में 2 होता है, एक ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और इन दोनों से क्या पता चलता है कंपनी का? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस या फाइनेंशियल पोजीशन? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, इससे कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पता चलता है। और दूसरा होता है पोजीशन स्टेटमेंट, मतलब बैलेंस शीट। इससे पोजीशन पता चलता है कि 31 मार्च जो भी ईयर एंड है उसमें हमारे असेट्स कितने के हैं और हमारे पास लाइबिलिटी कितने के हैं।
तो ये हमें पोजीशन बताता है हमारे असेट लाइबिलिटी का, और ये हमें परफॉर्मेंस बताता है हमारा बिजनेस का। इनकम स्टेटमेंट जिसके अंदर एक ट्रेडिंग अकाउंट, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दूसरा पोजीशन स्टेटमेंट जिसके अंदर एक ही आता है बैलेंस शीट। ये दोनों कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताता है और बैलेंस शीट कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन बताता है। एमसीक्यू में आ सकता है ये कि इनकम स्टेटमेंट में क्या नहीं आता या इनकम स्टेटमेंट में क्या आता है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस किससे पता चलता है, फाइनेंशियल पोजीशन किससे पता चलता है। यहाँ तक हो गया लिखना। वहाँ लास्ट में हो गया ना सौरभ? योगेश एब्सेंट है आज, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला हेडिंग लिखो ट्रेडिंग अकाउंट। सबसे पहला हेडिंग ट्रेडिंग अकाउंट। सबसे पहला ट्रेडिंग अकाउंट, एरो करके लिखो ट्रेडिंग अकाउंट क्या है। प्रिपेयर्ड बाय फैक्ट्री, ट्रेडिंग अकाउंट। अच्छा, ये चैप्टर मैं पहले से क्लियर कर दूं, एक होता है कंपनी का फैक्ट्री। फैक्ट्री क्यों रहता है? फैक्ट्री क्या के काम के लिए बनाया जाता है? वहाँ प्रोडक्शन होता है। क्या फैक्ट्री में सामान बिकता है? नहीं। सामान कौन बेचता है? कंपनी। तो हम लोग देखो यहाँ पे एक है कंपनी और एक है हमारा फैक्ट्री। हम जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट कौन बनाता है? फैक्ट्री बनाता है या कंपनी बनाता है? फैक्ट्री। तो जो भी फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चा है वो सब आता है ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, और जो भी कंपनी से रिलेटेड खर्चा या कंपनी से रिलेटेड कमाई है वो आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। तो इसीलिए चैप्टर का स्टार्टिंग में ही क्लियर होना है। हम लोग यहाँ पे दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू समझेंगे। जब हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे होंगे तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू होना है फैक्ट्री, और जब हम पीएनएल अकाउंट बना रहे हैं तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू होना है कंपनी। तो पहले हम लोग अभी बात कर रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट, तो उसमें एरो करके लिख लो प्रिपेयर्ड बाई फैक्ट्री। ये फैक्ट्री में बनाया जाता है। फिर ये नॉमिनल अकाउंट होता है। किसी को नॉमिनल अकाउंट का रूल पता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो यहाँ पे भी वही होता है, एक्सपेंस को हम डेबिट करेंगे और इनकम को हम क्रेडिट करेंगे। एमसीक्यू में ये भी आ सकता है कि ट्रेडिंग अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है, तो नॉमिनल अकाउंट होता है, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो हम वही करेंगे, डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस को लिखेंगे, क्रेडिट साइड में सारे इनकम को लिखेंगे। इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि नॉमिनल अकाउंट ये रूल बोलता है। फिर अगला लिखो रिकॉर्ड्स ऑल डायरेक्ट एक्सपेंस। रिकॉर्ड्स ऑल डायरेक्ट एक्सपेंस। क्या होता है डायरेक्ट एक्सपेंस, क्या होता है इनडायरेक्ट, वो सब आगे पढ़ेंगे, अभी बस लिख के रखो। रिकॉर्ड ऑल डायरेक्ट एक्सपेंस एंड डायरेक्ट इनकम। रिकॉर्ड्स ऑल डायरेक्ट एक्सपेंस एंड डायरेक्ट इनकम। एक्सपेंस जो है वो डेबिट साइड लिखेंगे और इनकम जो है उसको क्रेडिट साइड लिखेंगे। इसका क्या लॉजिक है एक्सपेंस को डेबिट साइड लिखने का? बोलो बोलो। एक्सपेंस को डेबिट साइड लिखने का दो अप्रोच बोल सकते हो, एक ट्रेडिशनल अप्रोच, एक मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच में कौन सा अकाउंट है? ट्रेडिंग अकाउंट। बोलो ना, ट्रेडिंग अकाउंट कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। नॉमिनल का रूल क्या बोलता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ये हो गया ट्रेडिशनल रूल। अब अगला है मॉडर्न रूल। मॉडर्न रूल के हिसाब से बताओ, जो एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस जब बढ़ता है तो क्या करते हैं? डेबिट की क्रेडिट। याद करो, एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या करते हैं? डेबिट। और जब हमारा इनकम बढ़ता है तो हम लोग क्या करते हैं? क्रेडिट। तो दोनों ही अप्रोच में कुछ भी लगाओ लॉजिक को मतलब सेम देगा। नॉमिनल अकाउंट बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। मॉडर्न अकाउंट बोलता है कि, मॉडर्न रूल ये बोलता है कि एक्सपेंस जब बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, तो हम डेबिट साइड लिख दे रहे हैं, और इनकम जब बढ़ता है तो हम क्रेडिट करते हैं, इसलिए क्रेडिट साइड लिख दे रहे हैं। फिर अगला लिखो ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू नो जीपी। जीपी मतलब ग्रॉस प्रॉफिट और जीएल मतलब ग्रॉस लॉस। ये जो प्रॉफिट या लॉस आ रहा है वो किसका आ रहा है? फैक्ट्री का या कंपनी का? फैक्ट्री का। ये फैक्ट्री में घाटा होगा या फैक्ट्री में प्रॉफिट होगा? तो जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है ये फैक्ट्री का प्रॉफिट होता है, और जो ग्रॉस लॉस होता है ये फैक्ट्री का लॉस होता है। क्या एक ही समय पे दोनों आ सकता है?
क्या पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल भी नहीं। या तो मुनाफा होगा या तो घाटा होगा। ऐसे कैसे कि प्रॉफिट भी हो रहा है लॉस भी हो रहा है, ये पॉसिबल नहीं है। तो या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। प्रॉफिट होगा तो उसको ग्रॉस प्रॉफिट बोलेंगे, लॉस होगा तो ग्रॉस लॉस बोलेंगे। और ये जो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस है, ये कंपनी का नहीं है, ये फैक्ट्री का है, क्योंकि इसको फैक्ट्री प्रिपेयर कर रहा है। बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट? ये कौन सा अकाउंट है? ट्रेडिंग अकाउंट, नॉमिनल। नॉमिनल का रूल क्या बोलता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो जब हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, डेबिट साइड में सारे खर्चे को लिखेंगे और क्रेडिट साइड में सारे कमाई को लिखेंगे। हाँ हाँ, ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस। देखो ये है मान लो ट्रेडिंग अकाउंट और ये है अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बताओ ट्रेडिंग अकाउंट कौन बनाता है? कंपनी की फैक्ट्री। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कौन बनाता है? कंपनी। तो फैक्ट्री के कुछ खर्चे होते हैं और फैक्ट्री के कुछ कमाई होते हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे, फैक्ट्री के जो खर्चे होते हैं ना उसको डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं, और फैक्ट्री का जो कमाई होता है उसको डायरेक्ट इनकम बोलते हैं। कंपनी का भी दोनों हो सकता है, या तो कुछ खर्चे हो सकते हैं या तो कंपनी के कुछ कमाई हो सकते हैं। कंपनी का जो खर्चा होता है ना उसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं, और कंपनी का जो कमाई होता है उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट इनकम। अब जब ये डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट इनकम को हम लोग इवैल्यूएट किए तो कंपनी को मान लो प्रॉफिट हुआ, कंपनी को नहीं फैक्ट्री को प्रॉफिट हुआ, तो उसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। अगर फैक्ट्री को प्रॉफिट हुआ तो आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। और अगर मान लो घाटा हुआ, घाटा कब होता है? जब एक्सपेंस ज़्यादा है या इनकम ज़्यादा है? एक्सपेंस ज़्यादा है। तो मान लो एक्सपेंस ज़्यादा था और कमाई कुछ हुआ नहीं, तो घाटा हो जाएगा वो फैक्ट्री को, उसको बोलेंगे ग्रॉस लॉस। अभी हम लोग समझेंगे कि डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या क्या आता है, इसको डायरेक्ट ही नाम क्यों दिया गया, उसको इनडायरेक्ट क्यों नाम दिया गया, और डेप्थ में समझेंगे। बस अगर फैक्ट्री में प्रॉफिट हुआ है तो उसको क्या बोलते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट। और फैक्ट्री में लॉस हुआ है उसको क्या बोलते हैं? ग्रॉस लॉस। कंपनी में प्रॉफिट हुआ होगा तो क्या बोलेंगे? नेट प्रॉफिट। और कंपनी में लॉस हुआ होगा तो क्या बोलेंगे? नेट लॉस। आया समझ में? अभी मैं बहुत कुछ बताया नहीं हूँ। ये देखो इसके अंदर एक सबसे बड़ा ये बचा है कि डायरेक्ट एक्सपेंस का नाम डायरेक्ट एक्सपेंस क्यों है और डायरेक्ट इनकम का नाम डायरेक्ट इनकम क्यों है, इसके अंदर क्या क्या आता है वो सब बाकी है। तो अभी मैं बेसिक सा बताया हूँ कि ये नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि चैप्टर में बहुत सारे ऐसे राज है जो खुलना है, इसीलिए 15 दिन लगेगा ये प्लस एडजस्टमेंट वो सब निपटा के। तो डायरेक्ट एक्सपेंस एक है और एक डायरेक्ट इनकम है। एक्सपेंस को कौन सी साइड लिखेंगे? डेबिट साइड। इनकम को कौन सी साइड लिखेंगे? क्रेडिट साइड, क्योंकि वो नॉमिनल अकाउंट का रूल है। और इसको प्रिपेयर किया जाता है कि या तो हमें जीपी पता चल पाए मतलब ग्रॉस प्रॉफिट, या तो हमें जीएल पता चल पाए मतलब ग्रॉस लॉस। ये जो आया है वो किसका आया है? फैक्ट्री का या कंपनी का? फैक्ट्री का। जब हम लोग बात करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट तो बस वो फैक्ट्री के लिए है। फॉर्मेट बनाओ, फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। सबसे ऊपर हेडिंग आएगा ट्रेडिंग अकाउंट, फिर नीचे आएगा फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड। फिर पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले आएगा ओपनिंग स्टॉक, सबसे पहले आएगा ओपनिंग स्टॉक, फिर परचेजेस। परचेजेस में परचेज रिटर्न या जिसको रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं इसको माइनस कर देंगे। वेजेस, कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, इसे वो कार्टेज भी बोला जाता है। और इस साइड आएगा सेल्स। पहले सब लिखो फिर इसको डिटेल में समझेंगे। इस साइड आएगा सेल्स। सेल्स में सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड जो भी दिया होगा क्वेश्चन में उसको माइनस कर देंगे। फिर आएगा क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। और लास्ट में दोनों में से कोई एक जगह बैलेंस बचेगा। अगर टू साइड में बचा तो वो प्रॉफिट और ये बाई साइड में बचा तो वो लॉस। अब ये फॉर्मेट का पोस्टमार्टम करेंगे, पहले इसको लिखो। ओपनिंग स्टॉक, परचेज, माइनस कर देंगे परचेज रिटर्न। कभी कभार परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड भी लिखा हुआ रहता है,
तो पता होना चाहिए कि रिटर्न आउटवर्ड को ही परचेज रिटर्न बोलते हैं। सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम होता है सेल रिटर्न इनवर्ड, तो उसको भी माइनस करके फिर फाइनल वैल्यू बाहर लिखते हैं। वेजेस, कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, उसी को कार्टेज भी बोला जाता है। फिर दोनों में से कहीं एक साइड बैलेंस आएगा, तो इसको अगर टू साइड आया तो उसको ग्रॉस प्रॉफिट बोलेंगे, और बाई साइड आया तो उसको ग्रॉस लॉस बोलेंगे। हो गया फॉर्मेट सबका? हो गया? ठीक है। अब ये फॉर्मेट को थोड़ा अच्छे से समझते हैं कि ओपनिंग स्टॉक इधर क्यों लिखे, क्लोजिंग स्टॉक भी तो यहाँ लिख सकते थे, वो सबको थोड़ा डेप्थ में समझते हैं। हो गया ना लिखना? आप थोड़ा इधर इधर ध्यान, बात नहीं करना था, मैं समझाऊंगा। ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट है, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ नीचे लिखा है फॉर द ईयर एंडेड, इसका क्या मतलब? फॉर द ईयर एंडेड मतलब यहाँ ऐसा आगे लिखा रहेगा 31 मार्च, जो भी साल है वो आगे साल लिखा रहेगा, तो इसका मतलब क्या है? बोलो बोलो, हिंदी में क्या मतलब फॉर द ईयर एंडेड? हाँ, खत्म हो गया? नहीं नहीं, ऐसा बोलेंगे ट्रेडिंग अकाउंट खत्म हो गया है 31 मार्च को। नहीं, अभी भी करेक्ट नहीं आया, और एक्सप्लेनेशन बताओ। यहाँ लिखा है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016, इसका हिंदी में क्या मतलब माने? यहाँ कुछ प्रतिष्ठा। हाँ, तो इसमें जो ये खर्चा है ये कब का है? पूरे साल भर का, पूरे साल भर का। यहाँ जो लिखा है ना फॉर द ईयर एंडेड, इसका बहुत बड़ा मतलब है। इसका मतलब है 1 अप्रैल से जो धंधा चालू किए वहां से लेके 31 मार्च तक पूरे साल भर में हमारा फैक्ट्री में क्या हुआ है, फायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है। तो यहाँ पे ये जो आइटम मन डला है, परचेज, वेजेस, कैरेज, ये किसी एक महीने का नहीं है, ये पूरा 12 महीने का है। इसीलिए जो ऊपर लिखते हैं ना फॉर द ईयर एंडेड, ये तो ये इंडिकेट कर रहा है कि इसके अंदर जितना आइटम दिया है, चाहे वो 2 साइड दिया है चाहे वो बाई साइड दिया है, वो 1 महीने का है या 1 साल का है? 1 साल का है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल, और खत्म कब होगा अपना? 31 मार्च। तो इसीलिए इसके नीचे लिखा रहता है फॉर द ईयर एंडेड। अच्छा बताओ, जो पीएनएल बनाते हैं उसके नीचे क्या लिखा रहता है? पीएनएल अकाउंट बनाते हैं उसके नीचे क्या लिखा रहता है? बनाए तो होगे स्कूल में, तो उसके नीचे ये लिखा रहेगा, यही लिखा रहता है फॉर द ईयर एंडेड। इसका क्या मतलब? जो पीएनएल बना है वो 1 महीने का या 1 साल का है? 1 साल का है। लेकिन ये कौन बनाया है? कंपनी बनाया, और इसमें जो आया है पूरे खर्चे 2 साइड या पूरा कमाई बाई साइड, है पूरा का पूरा 1 साल का है। अच्छा, जो बैलेंस शीट बनाते हैं उसके नीचे क्या लिखा रहता है? फॉर द, नहीं लिखा रहता है फॉर द ईयर एंडेड? बिल्कुल नहीं, ये नहीं लिखा रहता है। बैलेंस शीट के नीचे लिखा रहता है एज एट। अच्छा, ये सेम मतलब माने या कुछ अलग मतलब? बैलेंस शीट के नीचे कुछ अलग ही सा लिखा हुआ है एज एट, सबके नीचे तो लिखा था फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड, तो इसके नीचे एज एट क्यों लिखे? हाँ करेक्ट। ये जो एज एट है ना, इसका मतलब है 31 मार्च को हमारे पास लाइबिलिटी इतने का है और असेट इतने का है, पूरे साल भर का नहीं बता रहा है ये। जबकि वो पीएनएल अकाउंट 1 दिन का बता रहा था, पूरे साल भर का बता रहा था, पूरे साल भर का। ट्रेडिंग अकाउंट कब का बता रहा था? पूरे साल भर का। लेकिन बैलेंस शीट कब का बताता है? 1 दिन का, और वो कौन से तारीख का?
31 मार्च का, आया समझ में। तो एज एट जो लिखते हैं ना, इसका बहुत बड़ा अहमियत है। इसका मतलब है कि उस दिन हमारे पास इतने के लाइबिलिटी है, इतने के एसेट है, कि हमारा इन्वेस्टर देख ले कि हाँ 31 मार्च को इतने इतने का है। जबकि ये जो 2 बनाया जाता है, ये पूरे साल भर के लिए बनाया जाता है, फॉर द ईयर एंडेड इसमें भी, और इसमें भी लिखा रहता है फॉर द ईयर एंडेड। ठीक है, ये हो गया पहला वाला पॉइंट। अब अगले पे आते हैं, ओपनिंग स्टॉक। कोई बता सकता है ओपनिंग स्टॉक को 2 साइड क्यों लिखे हैं? ओपनिंग स्टॉक को 2 साइड क्यों लिखे? ऐसा फॉर्मेट था इसलिए लिख दिए। हाँ, कैपिटल रहता तो बिजनेस के लिए लाइबिलिटी होता, लाइबिलिटी का वो क्रेडिट बैलेंस होता, तो वो बाई साइड चला जाता। कैपिटल नहीं है ये। और बताओ। बोलो बोलो, स्कूल में तो पढ़े हो, कुछ हल्का फुल्का बताओ। ओपनिंग स्टॉक को, हाँ पिछले साल का तो बचा है, करेक्ट है, ये पिछले साल का बचा था तो इस साल का ओपनिंग बन गया। लेकिन ये 2 साइड ही क्यों आया? मतलब ये डेबिट साइड ही क्यों आया? 9 और थोड़ा बताओ। डायरेक्ट तो खर्चे उर्चे सब है ही अपने, लेकिन और थोड़ा लॉजिक। हाँ, असेट, करेक्ट। देखो जो ओपनिंग स्टॉक होता है ना, ये हमारे लिए कंपनी का मतलब ये फैक्ट्री का ये असेट होता है। तो असेट का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। इसीलिए हम लोग इसको डेबिट साइड लिखते हैं। ओपनिंग स्टॉक का मतलब होता है इतने रुपए से हम धंधा चालू किए। मान लो फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए से चालू किए, 1 लाख का कुछ स्टॉक रखा हुआ था, तो ये हमारे लिए ओपनिंग स्टॉक है। इसको बाई साइड क्यों लिखे? क्लोजिंग स्टॉक भी तो हमारा असेट ही हुआ ना। बोलो, 1 लाख का स्टॉक लाया था और लास्ट में 20,000 का स्टॉक बचा, तो ये क्या मेरा लाइबिलिटी बन गया 20,000 का? बोलो, 20,000 का लाइबिलिटी मेरे ही स्टॉक है, तो लाइबिलिटी कैसे बनेगा? 1 लाख से धंधा चालू किया, साल के एंड में 20,000 का बचा है, तो उसको भी हम लोग को इधर ही दिखाना चाहिए। यहाँ पे हम उसको बाई साइड क्यों दिखा रहे हैं? इनकम 9, ये भी असेट है, ये भी असेट है। तुम लोग बैलेंस शीट बनाए हो, बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक को असेट साइड लिखते हैं। कुछ हल्का याद आ रहा होगा। ठीक है, सुनो मैं तुम लोगों को समझाता हूँ। ये वाले चैप्टर में बहुत इंटरेस्टिंग, मतलब बहुत कुछ समझने को है इसमें। देखो मान लो ये मैं बनाया ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में बताओ ओपनिंग स्टॉक 2 साइड क्यों आता है? क्योंकि ये क्या है? असेट है, और असेट का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। मान लो यहाँ मैं लिखा 1 लाख रुपए, 1 लाख से धंधा चालू किए। क्लोजिंग स्टॉक हमारे लिए असेट होता है कि लाइबिलिटी? असेट ही होता है, इतना याद रखो, वो भी हमारे लिए असेट है। क्योंकि ऐसा नहीं मैं 1 लाख से चालू किया, ईयर एंड में 10 का बचा तो 10,000 मेरा नुकसान या लाइबिलिटी हो गया, ऐसा नहीं है। 10,000 भी मेरे लिए असेट है। अब बताओ वो क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर ओपनिंग बनेगा कि नहीं? बनेगा ना। तो असेट था तभी तो वो असेट बना, ऐसा थोड़ा ना लाइबिलिटी था तब वो असेट बन गया, ऐसा नहीं है। वो मेरा स्टार्टिंग में भी असेट था, एंड में भी असेट था। तो बताओ उस साइड क्यों लिख रहे हैं? अगर असेट था तो हम लोग को तो यहाँ लिख देना चाहिए 2 क्लोजिंग स्टॉक, ये सही रहता। हम उसको बाई साइड क्यों लिख रहे हैं? बोलो, दिमाग का थोड़ा पुर्जा खोलो, दिमाग लगाओ। ओपनिंग स्टॉक भी असेट है तो डेबिट साइड आया, क्लोजिंग स्टॉक भी तो असेट है, उसको भी डेबिट साइड लिखना है। हम उसको फालतू में क्रेडिट साइड क्यों लिख रहे हैं? हाँ 80% के आसपास सही है। देखो एक्चुअल में यहाँ जो हम लोग लिख रहे हैं ना, यहाँ लिख रहे हैं बाई क्लोजिंग स्टॉक। मान लो साल के एंड में 20,000 बचा, तो इससे क्या बताना चाह रहा है अपना अकाउंटिंग? इससे क्या बताना चाह रहा है कि 20,000 लिख के हम क्या बता रहे हैं? 20,000 बच गया? नहीं, ये नहीं बता रहे हैं। 1 लाख का लगाएं, ये भी नहीं बता रहे हैं। हम ये बता रहे हैं कि पूरे साल भर में कितना यूज हुआ है। 1 लाख माइनस 20,000, पूरे साल भर में कितना यूज हुआ है? 80,000। इसीलिए हम इसको इस साइड लिख रहे हैं। तो 1 लाख लगाए थे, 20 का बच गया, तो हम ये बता रहे हैं कि पूरे साल भर में कंज्यूम खपत हो गया 80,000 का। अच्छा देखो, अगर इस साइड लिखते तो इधर भी हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को लिख सकते थे, लेकिन कैसे दिखाना पड़ता पता है? माइनस करके। यहाँ माइनस कर दिया अगर मैं 20,000, तो बताओ फाइनल आंसर कितना आता? 80 आता। तो मतलब दोनों ही सेम है, या तो तुम 2 साइड लिखो लेकिन उसको माइनस करके दिखाओ, या तो तुम बाई साइड लिखो। हमारा मेन इंटेंशन क्या है? क्या निकालना है? कितना रुपए लगाए, कितना रुपए एंड में बचा है, या कितना यूज हो गया है? बोलो, कितना अगर चालू किए थे, कितना खत्म में रखा हुआ है, या कितना यूज हो गया है? कितना यूज हो गया है, बस हमारा वो इंटेंशन है। तो दोनों में से कुछ भी चलेगा, या तो 2 ओपनिंग स्टॉक इस साइड लिखो और बाई इधर लिखो, उसका भी वही मतलब 80,000। या तो ओपनिंग स्टॉक इधर लिखो, क्लोजिंग स्टॉक। एग्जाम में करना मत, मैं तुम लोग को इंटरप्रिटेशन बता रहा हूँ। रियल लाइफ में ये सब कर सकते हैं, लेकिन अपने स्कूल में ये सब अलाउड नहीं है।
तो ओपनिंग स्टॉक 1 लाख लिखे, क्लोजिंग स्टॉक 20 माइनस कर दिए, तो ये 80 क्या बता रहे हैं? पूरे साल में इतना 80 यूज हो गया। अब बताओ अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक को यहाँ नहीं लिखूं और मैं इसको बाई साइड लिखूं तो भी तो वही मतलब है ना, 1 लाख का लगाए थे, 20 बच गया, मतलब 80 का यूज हो गया। तो बहुत सिंपल सा मीनिंग है, ये भी हमारे लिए असेट है, इसीलिए इसको हम लोग डेबिट साइड लिख रहे हैं। ये भी हमारे लिए असेट है, लेकिन इसको क्रेडिट साइड लिखने का लॉजिक है, हम इसको क्या करना चाहते हैं, माइनस। 1 लाख से चालू किए थे, 20 का बचा तो उसको माइनस कर दो तो 80 का आ गया। अगर यहाँ हम लोग 2 क्लोजिंग स्टॉक लिखते तो बताओ इसको माइनस करके दिखाते ना, तभी तो फाइनल अपना 80,000 आता। तो वही माइनस ना करना पड़े करके बाई साइड लिख रहे हैं। आया समझ में? तो ओपनिंग स्टॉक भी क्या है हमारे लिए, असेट, क्लोजिंग स्टॉक भी क्या है हमारे लिए, असेट। लेकिन क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग बाई साइड क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि उसका इफेक्ट क्या है, कैसा दिखाना है, उसको माइनस करके दिखाना है। आया समझ में? तो ये हो गया ओपनिंग स्टॉक भी और ये हो गया क्लोजिंग स्टॉक भी। अब अगले पे आते हैं। अगला लिखा है यहाँ पे परचेजेस। ये है परचेजेस। परचेजेस का क्या मतलब है? असेट खरीद रहे हैं या गुड्स खरीद रहे हैं? सोचो सोचो, गुड्स खरीद रहे हैं। जब गुड्स खरीदते हैं तो कौन सा नाम आता है, परचेज अकाउंट आता है। अच्छा, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में क्यों आया है? ये ट्रेडिंग में क्यों आया, पीएनएल में क्यों नहीं आया? बोलो, हम गुड्स खरीदे हैं तो पीएनएल में क्यों नहीं आया? हाँ, और सामान बनाता कौन है, कंपनी बनाता है या फैक्ट्री बनाता है? फैक्ट्री बनाता है। तो परचेज करके भी कौन लेके आएगा, फैक्ट्री। आया समझ में? तो इसीलिए हम लोग इसको 2 साइड लिख रहे हैं, क्योंकि ये फैक्ट्री का खर्चा है। सामान जो आता है, गुड्स जो आता है, इसको कंपनी वाले नहीं बनाते, फैक्ट्री वाले बनाते हैं। बना के फिर कंपनी को दे देते हैं कि जाओ और बेचो। फिर यहाँ पे लेस कर दे रहे हैं रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड का दूसरा नाम क्या है, परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न को ही रिटर्न आउटवर्ड बोलते हैं। हम यहाँ माइनस क्यों कर रहे हैं, परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस क्यों कर रहे हैं? मान लो 1 लाख का खरीद के लाए, 10,000 का वापस कर दिए, तो क्या 10,000 का पैसा देंगे हम लोग? नहीं। तो इसीलिए हम 10,000 माइनस कर दे रहे हैं। तो कितने का पैसा देंगे, 90,000 का। आया समझ में? खरीद के कितने का लाए, 1 लाख, उसमें से कितने का वापस कर दिए, 10। तो क्या 10 का हम पेमेंट देंगे? नहीं। तो कितने रुपए का पेमेंट देंगे, 90 का। इसीलिए 1 लाख में से 10,000 माइनस कर दिए। तो यहाँ पे हो गया रिटर्न, परचेज में से रिटर्न आउटवर्ड या परचेज रिटर्न माइनस। वैसे ही सेल में भी आते हैं। ये अपना सेल है, कमाई। फैक्ट्री जितना भी सामान बेचा, मतलब कंपनी को ट्रांसफर किया, सेल किया, तो वो इधर पे दिखा रहा है अपना सेल, कि वो इतने का सेल किया। मान लो सेल टोटल किया वो 2 लाख का, जिसमें से कस्टमर को 50,000 का सामान पसंद नहीं आया, तो कंपनी नेट में कितना अपना सेल बोलेगा, मतलब फैक्ट्री कितना सेल बोलेगा, 2 लाख बोलेगा या 1.5 लाख बोलेगा? 1.5 लाख, क्योंकि 2 लाख का बेचा था, जिसमें से 50,000 का सामान रिटर्न हो गया, कस्टमर वापस कर दिया। तो यहाँ पे हम नेट में देखना चाहते हैं कि एक्चुअल में कितना का बेचे हैं। बेचे तो 2 लाख का थे, लेकिन कस्टमर 50 का रिटर्न भी तो कर दिया, तो हम 1.5 लाख का नेट में हम सेल किए हैं। तो हमें ये जानना है नेट में कितने का बिका है, पूरा वापस आ गया, कितना बेचे थे उसमें कितना वापस मिल गया, फाइनली कितने का हम कमाए, वो हम लोग माइनस कर देते हैं। तो बताओ फॉर्मेट में अभी तक क्या पढ़े? सबसे पहले इधर क्या आएगा, ओपनिंग स्टॉक। क्या इधर क्लोजिंग स्टॉक भी आ सकता है? आ सकता है, लेकिन वो प्लस में आता है या माइनस में आता है? माइनस। तो वो ना आए करके हम लोग इसको बाई साइड दिखा दे रहे हैं। मतलब अगर दिखाएंगे तो भी वही रहेगा, बस माइनस में दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ आ गया बाई क्लोजिंग स्टॉक, ये दोनों लिख दिए। फिर इसके बाद अगला क्या था, 2 परचेज, और परचेज में से क्या माइनस करेंगे, परचेज रिटर्न। इसको इसलिए माइनस कर रहे हैं क्योंकि हम खरीद के तो 1 लाख का लाए थे, लेकिन 10,000 का सामान हमें पसंद नहीं आया तो हम रिटर्न कर दिए, तो हम पेमेंट करेंगे 90 का, इसीलिए हम इसको माइनस कर दे रहे हैं। वहाँ बाई साइड में क्या आएगा, सेल्स, और सेल्स में से क्या माइनस हो जाएगा, सेल्स रिटर्न। क्योंकि हम बेचे तो 2 लाख का थे, लेकिन कस्टमर को 50,000 का सामान पसंद नहीं आया, तो हम नेट में जानना चाहते हैं कि नेट में हमारा कितना बिका है, तो 1.5 लाख का सामान बिका है। यहाँ तक का क्लियर है? फिर उसके बाद अगले पे आते हैं। यहाँ दिया है 2 वेजेस। वेजेस का क्या मतलब है, वेजेस का मतलब सैलरी, वेजेस का मतलब है दिहाड़ी, मतलब जो फैक्ट्री के वर्कर्स को मिलता है। दिहाड़ी और सैलरी में क्या फर्क है, पर डे के हिसाब से मिलता है। अगर 1 दिन काम में आए तो 1 दिन का दिहाड़ी, 5 दिन काम में आए तो 5 दिन का दिहाड़ी, हर दिन के एंड में मिल जाता है। जैसे कंस्ट्रक्शन साइट में देखे हो, रेजा लोग होते हैं, जो लड़की लोग काम करते हैं उनको रेजा बोलते हैं। तो रेजा मन गिट्टी उठा रहे हैं, रेती लेके जा रहे हैं, तो उनको पर डे का पेमेंट किया जाता है, तो उन लोग को बोलते हैं वेजेस। उनको जो दिया जा रहा है वो दिहाड़ी दिया जा रहा है। और अगर पूरे महीने भर में एक साथ, जैसे कंपनी में मिलता है लोगों को सैलरी, तो उनको बोलते हैं सैलरी, और पूरे 1 महीने का एक बार मिलता है। तो बताओ फैक्ट्री में सैलरी दिया जाता है या दिहाड़ी दिया जाता है, दिहाड़ी। दिहाड़ी को क्या बोलते हैं, वेजेस। तो ये किसका खर्चा है, फैक्ट्री का या कंपनी का,
फैक्ट्री का। लेकिन क्वेश्चन में अगर हमें सैलरी दिया है, बताओ सैलरी कहाँ देते हैं, फैक्ट्री में या कंपनी में? कंपनी में। कंपनी क्या बनाता है, ट्रेडिंग या पीएनएल? पीएनएल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आया समझ में? तो अगर वेजेस दिया है तो कौन से अकाउंट में आएगा, ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? ट्रेडिंग। और सैलरी दिया है तो किस में आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। आया समझ में? अच्छा अगर ये दिया है वेजेस एंड सैलरी, अब किस में आएगा? अब दोनों शामिल है, वेजेस एंड सैलरी। अब किस में आएगा? हमें ये पहला शब्द पकड़ना पड़ेगा। पहला क्या है, वेजेस। वेजेस किस में पे करते हैं, फैक्ट्री में या कंपनी में? फैक्ट्री। फैक्ट्री क्या बनाता है, फैक्ट्री कौन सा अकाउंट बनाता है, ट्रेडिंग, तो ट्रेडिंग में आएगा। अच्छा अगर दिया है सैलरी एंड वेजेस, अब किस में आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कौन सा वर्ड पकड़ेंगे, पहला वर्ड, कि वो सैलरी लिखा है या वेजेस लिखा है। अगर वेजेस है तो कौन से अकाउंट में आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट। और सैलरी है तो कौन से अकाउंट में आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्यों ये ट्रेडिंग अकाउंट में आ रहा है, क्योंकि वेजेस कौन से वर्कर को मिलता है, जो कहाँ काम करते हैं, फैक्ट्री में। और सैलरी कौन से वर्कर को मिलता है, जो कहाँ काम करते हैं, कंपनी में। आया यहाँ तक समझ में? ठीक है, ब्रेक लेते हैं 5 मिनट का, ये तो ज़्यादा हो जाएगा, हजम नहीं कर पाओगे। चलो